हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस की क्लास जो कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर आए हैं उनको हल कराया जा रहा है, जिसमें से हमने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न जितने थे उनको हमने कर लिया है। आज हम करेंगे बायोलॉजी के जो प्रश्न आए हैं उनको हम करेंगे। उसमें से पहला प्रश्न हमारा है कि नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। यानी कि मनुष्य जो होते हैं, नर और मादा, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम जानते हैं कि नर और मादा में गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या है, कोई एक नर है, यहाँ पर क्या है, कोई एक मादा है। इसको ऐसे हम बना सकते हैं। ये क्या है, कोई मान लो कोई क्या है, पुरुष है, और इधर कोई क्या है, ये जो है कोई एक महिला है। क्या है दोस्तों, ये महिला है। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणसूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, इसमें टोटल तो होते हैं 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र हम कह सकते हैं। उनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस, इसमें भी 22 प्लस। अब जो इसमें 23वीं जोड़ी होती है वो इसमें जो होगी वह होती है x और y, और इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें x और x होता है। यानी कि टोटल 22 और 1 ये वाली, इसको मिलाकर कितने हो गए, 23 जोड़ी। कितने दोस्तों, 23 जोड़ी। टोटल गुणसूत्र कितने होंगे, 23 जोड़ी। यहाँ भी कितने होंगे, 23 जोड़ी। यानी कि नर और मादा दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी जब होती है तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है 46 गुणसूत्र। क्या दोस्तों, 46 गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र पुरुष में होते हैं और 46 गुणसूत्र मादा में होते हैं। किसमें होते हैं, मादा में। कितने गुणसूत्र, 46। तो दोस्तों, हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर हुआ कि नर और मादा, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ी होती है। और 46 संख्या में पूछे जाए तो कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब पूछा गया है इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके लिए मित्रों, यहाँ पर जो 22 जोड़ी हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, दोनों में समान होते हैं। यानी कि जो 22 जोड़ी होंगे, 44 गुणसूत्र जो होते हैं वह नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद में जो 23वीं जोड़ी होती है, यानी कि पुरुष में क्या होगा, पुरुष में होता है हमारा x। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में होता है x और y, और मादा में क्या होता है, x और x। ये हमारी क्या हुई, 23वीं जोड़ी। ये कौन सी जोड़ी है, 23वीं जोड़ी होती है। ये 23वीं जोड़ी, जो कि ये क्या है, 23वीं जोड़ी है, जो कि ये तुम्हारा एक्स वाई किसमें होता है, पुरुष में होता है। किसमें दोस्तों होगा, पुरुष में होती है 23वीं जोड़ी एक्स वाई। और एक्स एक्स किसमें होता है, एक्स एक्स जो होता है ये वाला होता है मादा में। किसमें होगा मित्रों, ये मादा में होता है। यानी कि जो 23वीं जोड़ी ये होगी एक्स एक्स, किसमें होगी, मादा में। एक्स एक्स प्लस 22। तो जो इसमें ये वाले 22 होते हैं, हमारे 22 जोड़ी, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं मित्रों, इनको कहते हैं ऑटोसोम। और जो ये 23वीं जोड़ी होती है, इन 23वीं जोड़ी को हम कहते हैं हेटेरोसोम। यानी कि जो 23वीं जोड़ी होती है एक्स एक्स और एक्स वाई वाली, इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसोम कहते हैं। लेकिन जो 22 जोड़ी है नर और मादा दोनों में जो समान होते हैं, 22 जो होते हैं नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम।
क्या कहते हैं मित्रों, इनको कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वीं जोड़ी होती है XX और XY, इसको हम कहते हैं हेटेरोसोम। अब इनका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है कायिक या दैहिक, इनको कहते हैं कायिक या दैहिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं, कायिक या दैहिक गुणसूत्र इनको कहा जाता है। लेकिन यहीं पर जो हेटेरोसोम होते हैं, इन हेटेरोसोम को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। लिंग निर्धारण गुणसूत्र क्या कहेंगे मित्रों, इनको कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। यानी कि जो 22 जोड़ी होते हैं ये नर और मादा में, ये समान होते हैं। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को कायिक का मतलब मित्रों काया होता है, दैहिक का मतलब देह होता है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी बॉडी को बनाने का कार्य कौन करता है, ये 22 जोड़ी गुणसूत्र करते हैं। लेकिन अब ये नर बनेगा या पुरुष, या ये नर बनेगा या मादा का जन्म होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो जो 23वीं जोड़ी होती है मित्रों, ये हमारा क्या करता है, ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। यानी कि ये गुणसूत्र ही तय करेंगे कि पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का होगा। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, हेटेरोसोम जो होते हैं हमारे XY या XX, ये जो होते हैं मित्रों, इसको समझते हैं। जैसे XX जो होते हैं ये किस में होते हैं, मादा में होते हैं, और नर में क्या होते हैं, नर में होते हैं XY। अब होगा क्या, यदि यहाँ पर मित्रों इतना समझते हैं, आगे प्रश्न जो आएगा उसमें हम इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे, क्योंकि भी और भी क्वेश्चन करना है, समय थोड़ा कम है आज, अगले दिन करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इनमें तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी व अप्रभावी लक्षण बताइए। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता की खोज की, आनुवंशिकता के जनक थे। इन्होंने मटर के पौधों को चुना, जो कि विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत लक्षणों वाले अलग अलग 7 प्रकार के मटर के पौधों को लिया, उनका क्रॉस कराया और उनके बाद में कुछ लक्षण उनको दिखाई दिए। तो उन लक्षणों के आधार पर पूछा गया है कि इसमें फली का प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या था, और पौधे की लंबाई तने के आधार पर बताना है, लंबाई का क्या था। तो इसमें जो था पौधे की लंबाई 2 नंबर का प्रश्न है मित्रों, पूछा गया किसमें, पहले तने की लंबाई। तो पौधे की लंबाई जो होती है, लंबाई के आधार पर एक पौधा जो प्रभावी था वो कैसा था, लंबा, और अप्रभावी कैसा बन गया, बौना बन गया था। प्रभावी मित्रों जो होगा कैसा था, लंबा पौधा, और अप्रभावी जो था वो बौना पौधा था। उसके बाद में कहा गया कि फली का रूप मतलब आकृति बताना है, जो प्रभावी होगा उसमें फली का आकार कैसा था, और अप्रभावी जो था उसमें फली का आकार कैसा था। तो प्रभावी जो था उसमें फली का आकार जो था वो कुछ फूला हुआ या मोटा था, और जो अप्रभावी था उसमें कैसा था, चपटा था, यानी कि संकीर्ण फली थी। संकीर्ण कौन सी थी, जिसमें अप्रभावी था। ये वाले मित्रों कैसे हैं, अप्रभावी हैं इधर वाले, और ये कैसे हैं, प्रभावी हैं। तो इसमें से अप्रभावी जो था उसमें फली के आकार जो था चपटा या संकीर्ण था। लेकिन जो प्रभावी लक्षण था इस फली के आकार का वह कैसा था, फूला हुआ या मोटा था। तो मित्रों यहाँ पर जो पौधे की लंबाई थी, पौधे की लंबाई, वह प्रभावी लक्षण जो थे, प्रभावी और अप्रभावी, तो प्रभावी में कैसा था पौधा, प्रभावी में लंबा था, और जो अप्रभावी था उसमें पौधा कैसा बना, तो वह कैसा था, बौना। लेकिन फली का आकार पूछा गया है, तो फली का आकार जो प्रभावी लक्षण थे उसमें मोटा, और जो अप्रभावी लक्षण था उसमें चपटा या संकीर्ण फली प्राप्त हुई। तो मित्रों ये हमारा प्रश्न का आंसर हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों की
व्याख्या कीजिए। तो इसमें मित्रों यहाँ पर लिंग सहलग्न रोग जो होते हैं उसमें किन्हीं दो रोगों के नाम पूछा गया है। तो लिंग सहलग्न लिंग सहलग्न रोग। तो इसमें मित्रों एक रोग तुम्हारा होता है जैसे रतौंधी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, इन रोगों को हम कहते हैं एक्स, इनको हम क्या कहेंगे, एक्स लिंग सहलग्न रोग, लिंग सहलग्न रोग। ये कौन से रोग हैं मित्रों, ये तुम्हारे हैं एक्स लिंग सहलग्न रोग। इसके बाद में दूसरा तुम्हारा है, दूसरा रोग एक है एक्स वाई लिंग सहलग्न, वाई लिंग सहलग्न रोग। ये रोग जो होता है इसमें व्यक्तियों के कानों पर, व्यक्ति के कानों पर बालों का उगना आदि, कानों पर बालों का उग आना, ये कुछ इस प्रकार का रोग होता है मित्रों। इसमें से रतौंधी, वर्णांधता, हीमोफीलिया ये रोग जो होते हैं एक्स लिंग सहलग्न रोग होते हैं। इसके बाद में मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि यकृत के कार्य बताइए। अभी पिछले ही वीडियो में हमने यकृत के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसीलिए यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे। फिलहाल इसके कार्य पूछा गया है। इसके बहुत से कार्य होते हैं, उसमें से एक होता है जैसे हमारा ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है। पित्त का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। क्या करेगा मित्रों, ये पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। प्रोथ्राम्बिन, ये प्रोटीन है, प्रोथ्राम्बिन, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीनों का स्राव करता है। इनका दोनों का काम होता है मित्रों, इनका काम क्या होता है, तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। मित्रों जब हमारे चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने पर क्या करेंगे, इनका कार्य क्या होता है, तो चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहीं पर जो हेपेरिन होता है, ये हेपेरिन क्या करता है, तो हेपेरिन का कार्य होता है, हेपेरिन जो होता है हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं में रक्त को थक्का बनने से रोकता है, रक्त थक्का जमने से रोकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तीनों प्रोटीनें होती हैं जिनका कार्य क्या होता है, रक्त को थक्का जमाना, फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन का, और हेपेरिन का कार्य होता है हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, धमनी, सिरा, केशिकाएं, इनमें रुधिर ना जमने पाए, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो हेपेरिन होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें से स्रावित होती है जिसका निर्माण करता है, तो यकृत जो होता है, यकृत यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यानी कि इसमें क्या बनता है, यूरिया का निर्माण करता है या उत्सर्जन करता है। यह जो होता है, यह
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मित्रों ये रहा हमारा यकृत के कार्य। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। विटामिन तो सारी की सारी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, जितनी लगभग 13 विटामिन, उन सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। आज फिर से हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा देखिए। वसा में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में हम बात करेंगे। घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं 4 होते हैं। एक होता है ए, डी, ई और के। ये मित्रों 4 विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या दोस्तों होता है, रेटिनॉल क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। इससे रोग क्या होता है, रतौंधी होती है। कौन सा रोग हो जाएगा इससे, रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। जीरोफ्थैल्मिया, इसमें क्या होता है, आंखें सूख जाती हैं मित्रों। आंखों का सूखना क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है। अब इसके बाद में विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का नाम होता है। रोग इससे क्या होता है, रिकेटस, ये बच्चों में होता है रिकेटस। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, ये बुजुर्गों में होता है। इसको हम धूप का विटामिन कहते हैं। धूप का विटामिन कौन सा होता है, क्योंकि यह हमें धूप से प्राप्त होती है। विटामिन ई जो होती है इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है मित्रों। क्या होता है इसका नाम, टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल जो होता है यह विटामिन ई का नाम होता है। इससे रोग जो होता है बांझपन हो जाता है। महिलाओं में क्या होगा मित्रों, बांझपन हो जाता है। इसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, यानी कि सुंदरता का विटामिन। ये जो होता है इसको फिलोक्विनोन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ये जो होता है विटामिन के और यकृत से निकलने वाली प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ में मिलकर के क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है। तो मित्रों ये हमारा प्रश्न रहा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। इसके बाद में है अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाले विकरों के कार्य समझाइए। मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि विकर माने होता है दोस्तों एंजाइम। तो अग्न्याशय जो हमारा होता है, अग्न्याशय पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय हमारा जो होता है, सबसे पहली बात तो यह एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। यह कैसे मित्रों है, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है। अब इसमें से एंजाइम पूछे गए कौन से निकलते हैं, तो मित्रों इसमें एंजाइम होते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो मित्रों ये कुछ एंजाइम जो होते हैं हमारा अग्न्याशय क्या करता है, स्रावित करता है। इन्हीं एंजाइमों को ही विकर कहते हैं। एंजाइम या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को विकर कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है मित्रों, विकर कहा जाता है। अग्न्याशय से स्रावित होने वाले विकरों के कार्य बताना है। एमाइलेज जो होता है इसका कार्य क्या होता है, यह भोजन में
उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, यह जो होता है भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचा कर क्या कर देता है, ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में अगला हमारा जो है ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पाचन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है या प्रोटीन का पाचन करता है। अब लाइपेज जो होता है यह जो होता है यह एंजाइम वसा का पाचन करता है, तो मित्रों ये जो थे कुछ एंजाइम जो हमारे अग्न्याशय से स्रावित होते हैं और इनके कार्य पूछा गया था। तो कार्य पहले का होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है यह क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज जो होता है यह एंजाइम वसा का पाचन करता है। अब जो है कहा गया है कि इसमें मधुमेह बीमारी पर टिप्पणी लिखिए। मधुमेह बीमारी जो क्या होती है, तो मित्रों हमारा अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिका अल्फा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। दूसरी होती हैं बीटा लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और तीसरी होती हैं गामा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो मित्रों 3 प्रकार की इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस जो एक वैज्ञानिक थे, अग्न्याशय को इन्होंने बताया कि यह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, उन्हीं टुकड़ों को लैंगरहैंस की दीपिका कहा। अब लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। इससे तुम्हारा ग्लूकागॉन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव कौन करता है, हार्मोन का स्राव होता है। लैंगरहैंस की जो बीटा या दीपिकाएं होती हैं इनसे जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव यहीं से होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, यानी कि इसका कार्य होता है ग्लूकोज का पाचन करना। अब ये यदि पाचन ग्लूकोज का नहीं करेगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें रोग हो जाता है मधुमेह नामक रोग इसकी कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स की यदि कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर मधुमेह या शुगर नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसमें शुगर जो ग्लूकोज होता है इसका पाचन या इसको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो मित्रों ये हमारा रहा
आज का सेशन। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा, क्लास अच्छी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वैसा हम सुधार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।